क्या कोई माँ अपनी औलाद को डाकू बनने की दुआएं देती है? क्या कोई बच्चा ख्वाब देखता है कि वो कल को बंदूक उठाएगा? नहीं, कोई भी डाकू पैदा नहीं होता, हालात उसे डाकू बनाते हैं। जब पेट की भूख आंखों से हया छीन ले और गुर्बत बाप की कमजोर हड्डियों पर तंज करे और मुआशरा अमीरों के तो कदम चूमे लेकिन गरीबों को धुतकार दे, तो इंसान जिंदा रहने के लिए जुर्म करता है। ये डाकू नहीं बल्कि वो लोग हैं जो वक्त, हालात और मुआशरे के जुल्म का बदला ले रहे होते हैं। इनके हाथों में बंदूक नहीं बल्कि सीने में दर्द होता है। सोचिए, क्या वो वाकई में डाकू हैं या हम सब के बनाए हुए एक अलमिया का किरदार है? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भूपत डाकू के बारे में कि भूपत डाकू कौन था और किस चीज ने उसे डाकू बनने पर मजबूर किया, और पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद भूपत पाकिस्तान क्यों हिजरत करके आ गया और इंडियन हुकूमत ने भूपत डाकू के सर की कीमत कितनी लगाई थी, और वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा को कॉल करने पर मजबूर किया कि वो भूपत डाकू को उनके हवाले कर दें। और ऐसा कौन सा वाकया पेश आया जिसकी वजह से भूपत डाकू ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी बाकी की जिंदगी शराफत के साथ गुजारी? तो आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में तफसीलन बात करने जा रहे हैं। अगर आप इन सब के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान बनने के बाद जिन दो डाकुओं ने पाकिस्तान में शोहरत हासिल की उनमें भूपत डाकू का भी नाम है, जिसका ताल्लुक रियासत जूनागढ़ से था। रियासत जूनागढ़ एक खुशहाल रियासत थी और इसकी खुशहाली ही डाकुओं को रास आती थी। पाकिस्तान बनने से पहले रियासत जूनागढ़ में जिन डाकुओं ने शोहरत हासिल की उनमें 3 डाकू बहुत मशहूर थे, जिनमें हीरा, छीना और भूपत सरफहरिस्त हैं। इन डाकुओं के लातदाद वाकयात लोग दास्तानों जैसी शोहरत हासिल कर चुके थे। पाकिस्तान बनने के बाद भूपत पाकिस्तान आ गया और जहां पर उसे 1952 में उसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। भूपत डाकू ने भारत में सौराष्ट्र के इलाके में लूटमार और कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा था, जहां पर उस पर 200 से जायद कत्ल और डकैती के इल्जाम थे। भारतीय हुकूमत ने भूपत की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी कर रखा था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में इतने ज्यादा जुराइम में मुलव्वस होने और अपने सर पर इतनी भारी रकम का इनाम होने के बावजूद भी भूपत डाकू पाकिस्तान में किसी फौजदारी जुर्म में मुलव्वस नहीं था। लेकिन भूपत डाकू को बिला परमिट पाकिस्तान में दाखिल होने और बगैर लाइसेंस के हथियार रखने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब भारतीय हुकूमत को पता चला कि भूपत डाकू को पाकिस्तानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है तो उसने पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया कि वो भूपत डाकू को भारत के हवाले कर दें। मगर उस वक्त दोनों ममालिक में जुराइम पेशा अफराद के तबादले और भागे हुए अफराद को वापस करने का कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। इस वजह से भूपत पाकिस्तान में ही रहा। ये मामला इतना अहम समझा गया कि इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा से खुद दरख्वास्त की कि वो भूपत डाकू को भारतीय हुकूमत के हवाले कर दें। मोहम्मद अली बोगरा ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि भूपत को भारतीय सरहद के पार धकेल सकते हैं, जहां पर भारतीय पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन ये खबर भी प्रेस में लीक हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इस पेशकश से भी दस्तबरदार हो गया। भूपत डाकू को महज 1 साल के बाद रिहाई नसीब हुई। कैद के दौरान ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लामी नाम अमीन यूसुफ था। अमीन यूसुफ ने रिहाई के बाद एक मुसलमान खतून हमीदा बानो से शादी कर ली और उनके 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई। कैद से रिहाई मिलने के बाद भूपत डाकू ने चोरी चकारी और लूट मार से तौबा कर ली और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अब शराफत की जिंदगी गुजारेगा। और शादी करने के बाद वो कराची में दूध के कारोबार से वाबस्ता रहा। अमीन यूसुफ की दूध की दुकान कराची में पाकिस्तान चौक में वाक़या थी
और जहां पर रॉकिंग को भी कई मर्तबा उसके हाथ की बनी हुई लस्सी पीने का इत्तफाक हुआ। अमीन यूसुफ हज की सादत से भी फैज़याब हुआ। अमीन यूसुफ ने जेल में अपनी दास्तान कालू नामी एक साथी को तहरीर करवाई, जिसका उर्दू तर्जुमा जाफिर मंसूर ने किया था, और इस किताब का पहला एडिशन 1957 में सक्कर से और 2017 में कराची से शाया हुआ, और अमीन यूसुफ कराची के एक कब्रिस्तान में असूदे खाक हुए। ये थी भूपत डाकू की कहानी, जिसमें हमने देखा कि एक डाकू ने अपनी जिंदगी को कैसे बदला और एक डाकू से कैसे एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बन गया। ये बात सच है कि इंसान करने पर आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मजबूत और पुख्ता इरादा होना जरूरी है। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।